नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोरा और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। ज्ञानव्यापी मामले में आज कुछ पॉइंट्स पर सुनवाई होगी। वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और बताया ये जा रहा है इस पॉइंट्स में ये भी बात सामने आई है कि दीवारें गिराकर सर्वे कराने की मांग पर भी सुनवाई होगी। साथ ही मछलियों को दूसरी जगह शिफ्ट कराने पर भी फैसला आ सकता है। वजूखाना सील करने को लेकर भी याचिका दाखिल की गई है। वहीं नंदी के उत्तर दिशा की दीवार तोड़कर मलबा हटाया जाने पर भी आज फैसला हो सकता है। दीवार को तोड़कर मंडप की भी वीडियोग्राफी करवाई जाए, इसको लेकर के भी बताया जा रहा है कि आज फैसला लिया जा सकता है। तो आज वाराणसी कोर्ट में कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर चर्चा की जाएगी, उन पर फैसला निकलकर भी सामने आ सकता है। वाराणसी में ज्ञानव्यापी परिसर के सर्वे मामले में आज जिला स्तर के कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर सुनवाई होगी और साथ ही ये भी बता दें, वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद को लेकर के लगातार विवाद जो है वो जारी है। दोनों पक्षों के अलग अलग दावों और सर्वे के बाद अब कोर्ट में आज एक और अहम सुनवाई होने जा रही है। अब वाराणसी की कोर्ट ये सुनवाई करेगा कि क्या काशी विश्वनाथ मंदिर में मौजूद नंदी के सामने की दीवार को तोड़ा जाएगा या नहीं। इसके अलावा कोर्ट वजूखाना को सील करने को लेकर भी आज फैसला सुना सकते हैं। पर हमारे साथ ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता राम सुंदर हैं, वो जुड़ गए हैं। राम सुंदर, जानना चाहेंगे आज ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर एक बार फिर से सुनवाई होने जा रही है और बताया जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा होगी, तो क्या कुछ पॉइंट्स रहेंगे जिसको लेकर के आज फैसला आ सकता है? राम सुंदर, आवाज मिल पा रही है? जी, आपकी आवाज मिल रही है। मेरा सवाल आपसे ये है कि वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई होनी है और किन पॉइंट्स पर, किन बिंदुओं पर आज चर्चा होगी? देखिए, आज वाराणसी कोर्ट में दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सुनवाई होनी। एक है जो हिंदू पक्ष की तरफ से दिया गया है कि जो वर्तमान में मूर्ति मिली है, जो स्तंभ मिला है, उसके सामने नंदी है, तो नंदी और स्तंभ के बीच में एक दीवार है, मलबा है, उन सब चीजों को हटाकर उसकी जांच की जाए। एक तो इस बिंदु पर सुनवाई। दूसरी जो है, मुस्लिम पक्ष ने एक दी है कि जो तालाब में जिसने निकाला गया है पानी, उसमें मछलियां हैं, उस मछलियों को सुरक्षित करने के लिए पर सुनवाई होनी है। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है कि जो अब तक तथ्य छिपाए जा रहे थे वो तथ्य अब सामने आ गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी सिविल कोर्ट के ऑर्डर पे अपनी मुहर मार दी है। तो अब ये देखा, जितनी भी बिंदु है यहाँ सुनवाई होनी है, लेकिन यहाँ वाराणसी कचहरी में आज वकीलों द्वारा हड़ताल किया गया है, तो ये आप समझ सकते हैं कि आज सुनवाई की संभावना कम दिख रही है। वहीं मुस्लिम पक्ष की बात करें तो उनका क्या कुछ कहना है पूरे मामले पर, क्योंकि जहां एक और देखा जाए तो वो तो शिवलिंग ना होने का भी दावा कर रहे हैं। देखिए, उनके दावे यही है कि ये शिवलिंग नहीं फव्वारा है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, जो पहले से रहे हैं, जब उसमें 1992 में वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के निगरानी में वहाँ पे बनी सुरक्षा कमेटी के हाथ में पूरी सुरक्षा जाने के पहले तक लोग वहाँ जाते थे और वहाँ बच्चे समय क्रिकेट खेला करते थे। मैदान था वो, जो ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर है। तो जो वहाँ के रहने वाले, जो अब कॉरिडोर बन गया, उसमें रहने वाले लोगों ने बताया कि हाँ, पहले भी इस तरह का था। हाँ, एक महत्वपूर्ण विषय यह है कि जरूर 3-4 साल 5 सालों में उस जो शिवलिंग बताया जा रहा है, जो स्तंभ है, उसको चारों तरफ से घेर कर इन लोगों ने घेर दिया है। लेकिन वो अभी तक जो दावे आ रहे हैं उससे उन लोगों का, हिंदू पक्ष या जो स्थानीय लोग हैं, उनका कहना है कि ये शिवलिंग ही है। बाकी अभी सारी जांच चल रही है, क्योंकि मामला न्याय प्रक्रिया में। कमीशन की रिपोर्ट पानी बाकी है। कमीशन ने भी 2 दिन का समय ले लिया है, तो कमीशन को भी कल की डेट यानी 19 तारीख की डेट में 2 दिन का समय मिला। 19 तारीख तक रिपोर्ट दाखिल करनी है। अब देखना है कि कमीशन क्या रिपोर्ट दाखिल करता है, क्योंकि मुस्लिम पक्ष जो गया था पहले सिविल जज के आदेश के खिलाफ लोअर कोर्ट में, फिर उसके बाद हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट ने भी इनको बैरंग वापस किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लोअर कोर्ट के आदेश पर मुहर लगा दी है। लोअर कोर्ट ने, सिविल जज वाराणसी ने भी यह आदेश दिया था कि इसमें सिर्फ जो इलाका बताया जा रहा है कि शिवलिंग या फव्वारा है, उस स्थान को सील कर दिया जाए, वहां पर कोई भी व्यक्ति
आने जाने न पाए, और उसकी पूरी सुरक्षा की जिम्मेदारी व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी चलिए, ठीक वाराणसी है। और पुलिस आयुक्त कमिश्नरेट वाराणसी की है। जी ठीक है, बिल्कुल देखना होगा आज कितना महत्वपूर्ण रहेगी ये सुनवाई, क्योंकि तमाम बिंदु हैं जिन पर आज चर्चा होने वाली है। रामसुंदर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आज सीएम योगी आदित्यनाथ एक बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बैठक में दर्जन भर विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ सर्किल स्तर तक के सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहेंगे। वहीं इस बैठक में सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम करें, इस पर अधिकारियों के साथ आज सीएम योगी आदित्यनाथ चर्चा करेंगे। चूंकि लगातार अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं। फिलहाल अधिकारियों के साथ आज वो सड़क सुरक्षा को लेकर के चर्चा करेंगे और सड़क दुर्घटनाओं को कैसे कम किया जाए इसको लेकर के भी आज फैसला लिया जाएगा। साथ ही अधिकारियों को सख्त निर्देश भी दिए जाएंगे। सर, ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता नितिन अवस्थी जुड़ गए हैं। नितिन, अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं जो है वो दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, और ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो काफी ज्यादा सख्त नजर आ रहे हैं, और आज इसको लेकर के बैठक भी होने वाली है। बिल्कुल कनका जी, बताना चाहूंगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज बैठक बैठाएंगे जिसमें कई जिस तरह से दुर्घटनाएं हो रही है उसमें चर्चा होगी, और लोकभवन में 10:30 बजे यह बैठक शुरू होगी। आपको बताना चाहूंगा कि सड़क सुरक्षा अभियान से जनता को जागरूक करना उनका लक्ष्य है। मुख्यमंत्री आज प्रदेश के सभी नागरिक निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ सड़क सुरक्षा अभियान पर संवाद करेंगे। उसके बाद वह अभियान शुरू किया जाएगा, और टीम 9 के साथ बैठक में उन्होंने कहा था कि बेसिक और माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने की जरूरत है। उन्होंने बताया था कि उत्तर प्रदेश में हर वर्ष सड़क हादसों में हजारों लोगों की जान चली जाती है। ऐसे में इन हादसों को रोकने के लिए अब प्रदेश सरकार ने जनता को जागरूक करने की ठान दी है। इसी के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा अभियान शुरू करने के निर्देश जारी किए हैं। अभियान में लोगों को समझा बुझाकर सड़क हादसों में पर लगाम लगाना सरकार का लक्ष्य है। यूपी सरकार जल्द ही दुर्घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए सड़क सुरक्षा विशेष अभियान शुरू करने जा रही है। आपको बताना चाहूंगा कि इसकी कार्य योजना परिवहन और पुलिस सहित विभिन्न संबंधित विभागों ने मिलकर तैयार की है। चरणवार प्रस्तावित इस अभियान की रूपरेखा पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम को प्रदेश भर के नगरीय निकायों के साथ वर्चुअल चर्चा भी करेंगे। वर्चुअल बैठक में योगी बताएंगे कि कैसे सड़क सुरक्षा अभियान से जनता को जागरूक कर दुर्घटनाओं से कम किया जाएगा। बैठक में नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों के अलावा दर्जन भर विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, जिला प्रशासन, सर्किल स्तर तथा पुलिस के अधिकारी, नगर आयुक्त, नगर पालिकाओं के अधिशासी अधिकारी भी जुड़ेंगे। मंगलवार को टीम 9 के साथ बैठक में सीएम ने दोहराया था कि सड़क सुरक्षा के विभिन्न घटकों को जैसे रोड इंजीनियरिंग, परिवर्तन कार्य, ट्रामा केयर और जागरूकता की दिशा में विशेष प्रयास की जरूरत है। आपको बताना चाहूंगा कि इस अभियान से शिक्षा विभाग को इसलिए जोड़ा गया है क्योंकि यातायात नियमों के पालन का संस्कार बच्चों को शुरुआत से ही दिया जाना चाहिए। बता दें कि मुख्यमंत्री ने सोमवार को अपने सरकारी आवास पर आयोजित टीम 9 की बैठक में निर्देश जारी किया था, और उसमें कहा था कि सड़क सुरक्षा व्यापक महत्व को देखते हुए पुलिस, यातायात, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, परिवहन, नगर निगम, लोक निर्माण आदि संबंधित विभागों परस्पर संबंध जागरूक अभियान की कार्य योजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा था कि कार्य योजना के साथ प्रदेश में सभी नागरिक निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ आज सीएम योगी संवाद करेंगे। उसके बाद सड़क सुरक्षा अभियान शुरू किया जाएगा। आपको बताना चाहूंगा कि सीएम का आदेश सड़क पर न चले अनफिट बसें। उन्होंने ये भी कहा था कि अनफिट बसें सड़कों पर न चले। मुख्यमंत्री ने कहा था कि सड़कों पर स्पीड ब्रेकर की खराब डिजाइन बिल्कुल नितिन, सीएम योगी आदित्यनाथ काफी ज्यादा सख्त भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार उत्तर प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं जो है वो बढ़ती जा रही है, और ऐसे में आज बैठक होने जा रही है। काफी महत्वपूर्ण बैठक है। देखना होगा अब अधिकारियों को क्या कुछ दिशा निर्देश दिए जाएंगे जिससे सड़क दुर्घटनाओं पर रोक लग सके। फिलहाल नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।
यूपी में नए मदरसों को लेकर बड़ा फैसला है। आपको बता दें कि नए मदरसों को अब नहीं मिलेगी सरकारी मदद। यूपी में पुराने मदरसों को मिलती रहेगी मदद, लेकिन नए मदरसों को बताया जा रहा है कि सरकारी मदद नहीं मिलेगी। सपा सरकार के दौरान बनाई नीति खत्म की गई है। योगी ने कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया है, तो फिलहाल अब नए मदरसों को सरकारी मदद जो है वो नहीं मिलेगी। पुराने जितने भी मदरसे हैं उन सबको मदद मिलती रहेगी। योगी कैबिनेट में ये फैसला लिया गया है। सपा सरकार द्वारा इस नीति को जो बनाया गया था, फिलहाल इसको खत्म करने का योगी आदित्यनाथ ने फैसला लिया है। और योगी ने कैबिनेट बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें से एक फैसला ये भी है। यमुना एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां श्रद्धालुओं से भरी बस टकरा गई, ट्रक से टकराई गई है। और इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। करीब 2 दर्जन से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल भी बताए जा रहे हैं। तो इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। बेहद दर्दनाक ये हादसा हुआ है। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ। गोवर्धन दर्शन कर सभी यात्री जो थे वो दिल्ली लौट रहे थे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बस के परकच्चे पूरी तरीके से उड़ गए हैं और जोरदार इस भिड़ंत के चलते 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई है और 31 लोग लगभग इस हादसे में घायल बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज फिलहाल जारी है। लगातार अगर हम बात करें तो यमुना एक्सप्रेसवे पर सड़क हादसे जो है, उस तरीके के मामले जो है वो सामने आते रहते हैं। और एक और सड़क हादसा सामने आया, बेहद दुखपूर्वक भी देखा जा रहा है, क्योंकि इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है और करीब 31 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। रात्रि लगभग 11 बजे थाना नवझील क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर माइलस्टोन 66 के निकट एक बस संख्या यूपी 1780-1785 जो कि गोवर्धन मथुरा से दिल्ली की ओर जा रही थी, एक ट्रक से टकराकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसके फलस्वरूप 34 लोग घायल हो गए, जिनमें से 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। अन्य शेष 12 लोगों का उपचार CSC नवझील एवं 19 लोगों का उपचार कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में हो रहा है। इस प्रकरण में कारणों की जांच करते हुए अग्रिम विधि कार्य। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पिछले 27 महीने से आजम सीतापुर जेल में बंद है और वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा रामपुर की अदालत में उनकी पेशी भी चल रही है। लेकिन इस बार रामपुर की MP MLA कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। आजम खान और उनके सहयोगियों पर रामपुर के डूंगरपुर बस्ती के मकानों को उजाड़ने का आरोप है। आजम खान और उनके सहयोगियों पर 12 मुकदमे भी दर्ज हैं। इन 12 मुकदमों में से कुछ मामलों में स्पेशल MP MLA कोर्ट में चार्ज फ्रेम भी किया जा चुका है और कुछ मामलों में चार्ज फ्रेम होना अभी बाकी है। MP MLA कोर्ट सेशन कोर्ट रामपुर में मोहम्मद आजम खान और उनके साथ अन्य सहअभियुक्तगण के विरुद्ध थानागंज से संबंधित लगभग 12 प्रकरण चल रहे हैं, जिनमें से 2 मामलों में 13/5 को सुनवाई हुई और अगली तारीख चार्ज फ्रेमिंग के लिए नियत की गई है। ये मुकदमे हैं 507/2019 और 513/2019 थानागंज के। मोहम्मद आजम खान और उनके लोगों के खिलाफ वादी मुकदमा द्वारा एलिगेशन लगाए गए हैं कि एक पर्टिकुलर डेट और टाइम पर मोहम्मद आजम खान के इशारे पर उनके लोग वहां पहुंचे, वादीगण के साथ मारपीट की, गाली गलौज की, उन्हें घरों से बेदखल कर दिया और उनका जो दैनिक इस्तेमाल का सामान था वो लूटपाट कर वहां से निकाल लिया गया, डैमेज कर दिया गया और उनके घरों पर बुलडोज़र चला दिए गए। बाद में उस जगहों पर काशीराम आवास बना दिए गए, चूँकि वो लोग उनके विरोधी दल से संबंधित थे। इन सब के संबंध में लगभग 12 FIR थानागंज में पंजीकृत हुई हैं। इनमें कुछ एक में चार्ज फ्रेम हो गए हैं और कुछ एक में चार्ज फ्रेम होना बाकी है। माननीय न्यायाधीश MP MLA कोर्ट रामपुर ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से तलब किया है। 24/5 में वो व्यक्तिगत रूप से चार्ज फ्रेमिंग के वक्त उपस्थित रहेंगे। अगली कार्यवाही 24/5 में। उत्तर प्रदेश शासन की बड़ी कार्रवाई, जहां मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार को भी हटाया गया है। SN पांडे को पद से हटा दिया गया है। उपनिदेशक जगमोहन सिंह को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश शासन की ये बड़ी कार्रवाई है और इस कार्रवाई में मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार को हटा दिया गया है।
आपको बता दें कि एसएन पांडे को इस पद से हटा दिया गया है। बड़ी कार्रवाई जो है वो ये की गई है और साथ ही उपनिदेशक जगमोहन सिंह को अतिरिक्त चार्ज संभालने को दिया गया है। बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने 240 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव चौधरी के नेतृत्व में एक गठित टीम ने गन्ने के खेत से 240 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान रामस्वरूप और अनंतराम के रूप में हुई है। बड़ी सफलता हासिल हुई है। बहराइच से मामला सामने आया है जहां पर बताया जा रहा है कि 2 शराब तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। 240 लीटर अवैध कच्ची शराब जो है वो बरामद की गई है। लगातार ये काम धड़ल्ले से जारी था। फिलहाल वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव चौधरी के नेतृत्व में एक गठित टीम ने गन्ने के खेत से 240 लीटर अवैध कच्ची जहरीली शराब और शराब बनाने के उपकरण भी बरामद किए। बताया जा रहा है कि कई उपकरण वहां पर मिले थे जिसे फिलहाल पुलिस प्रशासन ने बरामद कर लिया है और जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान जो है वो रामस्वरूप और अनंतराम के रूप में हुई है। तो ये बड़ी सफलता जो है वो पुलिस को हाथ लगी है। बहराइच से पूरा मामला सामने आया है। वाराणसी में प्रचंड गर्मी, धूप, लू और उमस ने हालत काफी ज्यादा खराब कर दी है। मौसम बीमार करने वाला हो गया है। इन दिनों वाराणसी में दोपहर के वक्त तेज हवा तो चलती है मगर धूप इतनी करारी होती है कि पूरी हवा आज की तरह महसूस होने लगती है। वहीं पूरा शहर एक हीट आइलैंड के रूप में तब्दील होता जा रहा है। साथ ही वाराणसी का अधिकतम तापमान जो है 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। वहीं बात करें तो पिछले कुछ दिनों से बात की जाए तो तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस के ऊपर भी चला गया था और ऐसे में लोगों को अपनी सेहत का ध्यान रखने की भी बेहद ज्यादा जरूरत है। तो मौसम में काफी ज्यादा अगर हम बात करें तो गर्मी जो है वो काफी तेजी से बढ़ती जा रही है। उमस के चलते लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लू इतनी तेजी से बढ़ती जा रही है कि लोगों की हालत भी खराब होती जा रही है और इस मौसम में ज्यादातर लोगों की गर्मी से तबीयत भी खराब हो रही है। वाराणसी में अगर हम तापमान की बात करें तो 44 डिग्री सेल्सियस तापमान वहां पर पहुंच चुका है और ऐसे में गर्मी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है तो लोगों के लिए काफी ज्यादा परेशानी जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। वाराणसी के तापमान का मैंने जिक्र किया, 44 डिग्री सेल्सियस वहां पर तापमान पहुंचा और शाम 5:30 बजे के बाद भी अगर हम बात करें तो तापमान काफी ज्यादा बड़ा नजर आता है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए एफएम न्यूज। नमस्कार।